आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट 3 सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में थर्मोडायनामिक डेरिवेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. First of all, I would like to tell you about the thermodynamic derivation of del TF. In thermodynamic derivation of this del TF, हमें चित्र 7.18 में हमने सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर कर्व में विलयन के द्रव और वाष्पदाब साम्य पर क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का इंटीग्रेटेड फॉर्म काम में हम लेते हैं. According to this Clausius-Clapeyron equation, ln P1 upon P2 is equal to LV upon R into 1 upon T1 minus 1 upon TF, या इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं is equal to LV upon R TF minus T1 upon T1 into TF is equal to LV into del TF upon R T1 into TF. In elevation in boiling point हमने आपको बताया था when the solution is very much dilute then T1 it is almost equal to TF होता है. तो इस according to जहाँ LV विलायक के सामान्य हिमांक TF पर वाष्पन की मोलर ऊष्मा है, इस कर्व के अनुसार XY पर TF इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट एंड P जो है ठोस विलायक का वेपर प्रेशर है एंड P2 एंड T1 इज़ जो ठोस विलायक का वाष्प दाब है. अतः इसे हम इक्वेशन को इस प्रकार से लिख सकते हैं. दिस ln P अपॉन P1 इज इक्वल टू LS अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस L अपॉन TF इज इक्वल टू LS अपॉन R del TF अपॉन T1 इंटू TF. So this ln upon P upon P1 इसमें हम इक्वेशन 86 में से 85 अगर घटा देते हैं ln P अपॉन P2 माइनस ln P1 अपॉन P2 अगर हम करते हैं तो हमें इक्वेशन ln P अपॉन P1 इज इक्वल टू LF अपॉन R इंटू del TF अपॉन T1 इंटू TF प्राप्त होता है. अप्रॉक्सीमेशन के आधार पर अगर हम इसका सोल्यूशन करते हैं तो जिस तरीके से हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में सोल्यूशन किया था, दिस ln P अपॉन P1 इज इक्वल टू, इसको अगर हम माइनस में चेंज करते हैं तो हम माइनस ln P1 अपॉन P लिख लेंगे और माइनस ln P माइनस P प्लस P1 अपॉन P भी लिख सकते हैं और इसे हम ln 1 माइनस P1 अपॉन P की फॉर्म में लिखते हैं. तो इसका जो अप्रॉक्सीमेशन के अकॉर्डिंग जो सोल्यूशन होता है वह हमारा ln P अपॉन P1 का P माइनस P1 अपॉन P प्राप्त होता है. एंड और अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ ऑल ऑफ यू नो दैट P माइनस P1 अपॉन P इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N प्लस स्मॉल n होता है. So according to the Raoult's law, we will get here that ln P upon P1 is equal to P minus P1 upon P is equal to small n upon capital N भी लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि at very dilute concentration this small n is almost equal to your capital N. So we may write it as with the solution of this approximation we will get here that ln P upon P1 is equal to P minus P1 upon P is equal to small n upon capital N is equal to LF into del TF upon RTF square. So this del TF is equal to small n upon capital N into RTF square upon LF is equal to RTF स्क्वायर अपॉन LF इंटू यहाँ स्मॉल n और कैपिटल N का वैल्यू रखने पर हम स्मॉल w अपॉन स्मॉल m एंड कैपिटल W अपॉन कैपिटल M रख सकते हैं. और जैसा कि हमने आपको बताया था यह जो इक्वेशन होगी del TF इज इक्वल टू RTF स्क्वायर
into small w into capital M upon कैपिटल W इंटू स्मॉल m इंटू LF होती है। यहाँ जो स्मॉल LF है दैट इज़ इक्वल टू कैपिटल LF अपॉन कैपिटल M के बराबर होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न पर ग्राम होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि हम जो है सॉल्यूट का 1 मोल मोलर कंसंट्रेशन की फॉर्म में से लेते हैं तो यह हमारा जो ΔTF है वह RTF² अपॉन स्मॉल LF इंटू 1000 के बराबर होता है और दिस ΔTF इज इक्वल टू KF इंटू 1000 हमें प्राप्त होता है। This is the relationship between latent heat of fusion and molar elevation constant. Now I would like to tell you the experimental determination of depression of freezing point. इसकी दो मुख्य विधियां होती हैं। पहली जो विधि है वह बेकमैन्स मेथड कहलाती है, दूसरी रास्ट-कैम्फर मेथड। सर्वप्रथम हम बेकमैन मेथड को पढ़ेंगे। इक्वेशन हम आपको दे चुके हैं जिससे हम मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने के लिए हमें सॉल्यूट की ग्राम वेट, सॉल्वेंट का ग्राम वेट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पता होना ज़रूरी होता है। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं बेकमैन मेथड। बेकमैन मेथड में काम में आने वाला जो उपकरण है वह चित्र में दिखाया गया है। इसमें एक आंतरिक हिमांकन या इनर फ्रीजिंग ट्यूब A में एक साइड ट्यूब C होती है जिसके द्वारा हम सॉल्यूट अथवा सॉल्वेंट को डालते हैं। इस नली में एक विलोडक S1 तथा बेकमैन थर्मामीटर कैपिटल T होता है। बेकमैन जो थर्मामीटर होता है वह 0.001 डिग्री सेंटीग्रेड तक का भी ताप इससे मापा जाता है। अब इन दोनों नलियों को कांच के एक बड़े बीकर में रखते हैं जिसमें हमारा फ्रीजिंग मिक्सचर रखा हुआ है। इस मिश्रण का ताप विलायक के हिमांक से 5 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे रहता है। इस मिश्रण में भी एक दूसरा विलोडक हम S2 लगा देते हैं जो ताप को समान बनाए रखता है। तो सर्वप्रथम हमने जो हिमांक नली A में है विलायक की ज्ञात मात्रा हम 20 से 25 ग्राम लेकर सारा उपकरण सेट करते हैं। धीरे धीरे विलोडक S1 की सहायता से हिलाते हैं। बेकमैन थर्मामीटर में पारे का तल नीचे की ओर गिरता है और हिमांक से भी नीचे पहुंच जाता है और हम विलोडक से लगातार इसको चलाते रहते हैं ताकि इसका टेम्परेचर समान बना रहे। ऐसा करने पर पारे का तल बहुत तीव्रता से ऊपर चढ़ता है, फिर एक जगह स्थिर हो जाता है। यह विलायक का हिमांक होता है। इस हिमांक नली A को हिमकारी मिश्रण से निकाल करके इसको हल्के गर्म जल में रख देते हैं जिससे जो आपका जमा हुआ विलायक होता है वह पिघल जाता है। अब हम इसको पार्श्व नली C की सहायता से इसी सॉल्वेंट में 0.2 से 0.5 ग्राम हम सॉल्यूट इसमें डालते हैं। नली को पुनः हिमकारी मिश्रण में रखते हैं। विलोडक से लगातार हिलाते रहते हैं। पहले की तरह थर्मामीटर में पारे का तल नीचे आता है और नीचे आते हुए एक बिंदु पर वह रुक जाता है जो हमारे विलयन का हिमांक होता है। विलयन के हिमांक और विलायक के हिमांक का हम डिफरेंस ज्ञात करते हैं। वह हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ΔTF होता है। अब इस सूत्र की सहायता से हम सॉल्यूट का अणुभार का मान ज्ञात करते हैं। स्मॉल m हमने आपको बताया था इज इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन ΔTF इंटू कैपिटल W की सहायता से हम सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट का मान ज्ञात कर लेते हैं। दूसरी विधि है रास्ट-कैम्फर मेथड। सन 1922 में रास्ट नामक साइंटिस्ट ने इस विधि को बताया था। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि कपूर का मोलर अवनमन स्थिरांक 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि वाटर के मोलर स्थिरांक के मान से लगभग 20 गुना अधिक होता है। इसका तात्पर्य यह है कि 1000 ग्राम कपूर में
पदार्थ का 1 मोल घोलने पर जो हिमांक में अवनमन है 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। यह अवनमन इतना अधिक होता है कि इसे सामान्य थर्मामीटर से भी आसानी से मापा जा सकता है। इसमें हमें बेकमैन थर्मामीटर की आवश्यकता नहीं होती। अतः राष्ट्र ने कैम्फर का विलाय के रूप में उपयोग करके इस विधि द्वारा सॉल्यूट का जो है मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात किया। इसमें इसी तरीके सबसे पहले शुद्ध कपूर का जो गलनांक कैपिलरी विधि द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। फिर जिस पदार्थ का हमें अणुभार ज्ञात करना होता है उसे कैम्फर की निश्चित मात्रा में मिलाकर उसे पिघला लेते हैं। पूरे मिश्रण का चूर्ण बनाकर अगेन कैपिलरी ट्यूब में इसका गलनांक ज्ञात कर लेते हैं। ये गलनांक कपूर में पदार्थ के विलयन के हिमांक के बराबर होता है। दोनों गलनांकों का जो अंतर है वह हिमांक अवनमन होता है और जो ये डिफरेंस है उसे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में रखकर स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन ΔTF इंटू कैपिटल W द्वारा हम दिए गए सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट का मान ज्ञात कर लेते हैं। इस विधि द्वारा अगर हम मॉलिक्यूलर वेट का मान ज्ञात करते हैं वह काफ़ी बहुत ही नियर अबाउट प्राप्त होता है सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट में। थैंक यू।